गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मोस्ट वेलकम इन बायो वीडियो लेक्चर। और जैसा कि आपको पता है कि आज का जो अपना वीडियो लेक्चर होगा वो जो अपने स्टार्ट करेगा प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट। और प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट के अंदर जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं वो 9th नंबर का चैप्टर है आपके सिलेबस के हिसाब से। और उसके अंदर जो अपन पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है अपना एंजाइम। तो एंजाइम के जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसके अंदर अपने इंट्रोडक्शन की बात की थी। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में क्या था कि आप पता ही होगा कि द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिविंग सेल डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है। एंड दीज बायोकेमिकल कंप्लीट इन आवर बॉडी एट द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एंड द एफिशिएंसी ऑफ द दीज रिएक्शंस वेरी हाई विथ हाई एफिशिएंसी। ठीक है। एंड व्हेन दीज रिएक्शन ongoing outside to the body, the efficiency is very poor as compared to the cellular reaction. And these reactions also need high temperature, high pressure, acidity and basicity। ठीक है। मेरे कहने का मतलब बच्चों क्या था, जैसे अपन बुक के हिसाब से बात करें तो इसमें क्या था कि जो अपने शरीर के अंदर बहुत सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है। और जो साधारण नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर उसमें वो अंदर होती है, जिसे अपन कल वीडियो लेक्चर में बात की थी। और यदि इन्हीं को बाहर आउटसाइड द बॉडी करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं, दिस नीड हाई टेम्परेचर। इनको हाई टेम्परेचर की आवश्यकता, हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ इनकी बात करें तो हाई प्रेशर के साथ में इनको एसिडिटी, बेसिटी और भी कंडीशन की आवश्यकता होती है। फिर भी इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो जो सेलुलर रिएक्शन है उससे कंपेयर लेस होती है ना। सेलुलर रिएक्शन मतलब जो बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होती है उनकी तुलना में एज कम्पेयर टू वेरी लेस होती है। फिर अपन ने बात की थी जो ये बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो कंप्लीट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव कार्बन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दिस इज कॉल्ड एंजाइम। ठीक है। और एंजाइम क्या होते हैं, मैंने बताया एंजाइम क्या होते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको डिक्रीज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो नीड होती है एनर्जी की, उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को ये बढ़ा देते हैं। ठीक है। इस प्रकार से जो अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसके अंदर अपने डिस्कस किया था। इसके बाद जो बात करें तो बच्चों इसके अंदर आगे अपन ने बात करी थी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, टू टाइप्स की होती है। एक एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है, दीज आर सिंथेटिक टाइप ऑफ रिएक्शन। एंड जो अनदर रिएक्शंस की बात करें जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, दीज आर डिसोसिएट टाइप ऑफ रिएक्शन। एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है जो सिंथेसिस टाइप, दीज नीड एनर्जी। एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन डिसोसिएट टाइप की होती है, वो रिलीज द एनर्जी। एंड बोथ द दिस रिएक्शन क्रिएट द मेटाबॉलिक पाथवे। दोनों रिएक्शन क्या होती है, मेटाबॉलिक पाथवे होती है, क्रिएट करती है। इसके बाद बच्चों एक जो अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात जो डिस्कस करने से रह गई थी वो थी आपके डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन रह गई थी आपके एंजाइम की। तो आज बात करते हैं डेफिनेशन, एंजाइम की डेफिनेशन की बात करते हैं। चैप्टर है अपना 9th नंबर का है और चैप्टर का नाम है एंजाइम। ठीक है, एंजाइम। और डेफिनेशन की बात करें एंजाइम की, ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो एंजाइम क्या होते हैं देखो। ठीक है, एंजाइम की डेफिनेशन की बात करें, एंजाइम सच ऑर्गेनिक सबस्टांसेस दीज आर प्रोटीनस इन नेचर। देखो सुनो, एंड एक्ट एज ए बायोकैटलिस्ट इन लिविंग सिस्टम, दीज आर कॉल्ड एंजाइम। ये आपको ऐसे कैसे याद होनी चाहिए, एंजाइम प्रीफ वजह से बहुत बड़ी होती है दूसरी बुकों की, जब अपन स्टैंडर्ड बुक में कंपेयर करें, लेकिन आपकी जो बुक में जो दे रखी है वही अपन को याद करनी है। वही बोर्ड जो होता है वो एक्सपेक्ट करता है, वही बोर्ड क्या मान्य मानता है। ठीक है। अपन बड़ी ज़्यादा परिभाषा लिखते हैं तो वो ये होता है कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, तो अपन को जो बुक वाली है वही याद रखनी है। सच ऑर्गेनिक सबस्टांसेस these are which are such organic substances which are proteinous in
nature and act as biocatalyst in living system and act as biocatalyst in living system are called एंजाइम। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। ये होगी परिभाषा, ठीक है। आर कॉल्ड एंजाइम। देखो सिंपल से सुनो, इसमें क्या क्या चीज है ये। एक तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, प्रोटीनेस इन नेचर के होते हैं, और क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं। किसमें करते हैं? लिविंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो प्रोटीन की प्रकृति के होते हैं और जो जीवित कोशिका लिविंग सेल्स के अंदर क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट की तरह कार्य। बायोकैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट क्या होता है आपको पता है? इंक्रीज जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं। उत्प्रेरक भी एक सिंपल सा एग्जांपल और दूंगा आपको, लेकिन ये पहले परिभाषा याद कर लो आप, ठीक है। ये डेफिनेशन याद कर लो। तो सच ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच, ठीक है, विच आर प्रोटीनेस इन नेचर या हैविंग प्रोटीनेस नेचर या दीज आर प्रोटीनेस इन नेचर, ठीक है। ऐसे कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। सच ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर प्रोटीनेस इन नेचर। सच ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक। सच ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, सच ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, क्योंकि इसमें कार्बन यूज होगा, ठीक है। सच ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, ठीक है, विच आर प्रोटीनियस इन नेचर। यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि इनकी एंजाइमिक प्रॉपर्टी क्या होती है या नेचर क्या होती है? प्रोटीनियस इन नेचर एंड एक्ट एज ए बायोकैटलिस्ट इन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में किसकी तरह कार्य करते हैं? बायोकैटलिस्ट की तरह। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एंजाइम। ये तो हो गया बच्चों आपकी एंजाइम परिभाषा। ऐसे कैसे आपको ये एंजाइम की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। इसमें कुछ ही किंतु परंतु नहीं है, इसमें कुछ चीजें होती है जो अपन ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको बुक में जो परिभाषा दी यही आपको याद रखनी है। तो ये होगी परिभाषा। अब बायोकैटलिस्ट के एंजाइम की बात करें, सिंपल एग्जांपल से अपन पूरे बहुत सारे पढ़े, लेकिन एक दूसरा एग्जांपल मैं आपके साथ में हमेशा ही बच्चों के साथ डिस्कस करता हूँ, वो बताता हूँ कि मान लो तो दो फ्रेंड है, ठीक है, ए और बी दो फ्रेंड है, अच्छे मित्र हैं, ठीक है। सी एक और है जो इनका ही फ्रेंड है। लेकिन जब मान लो क्या होता है, ए और बी के बीच में क्या होता है? जब झगड़ा होता है, ठीक है, जब कोई फाइटिंग होती है, कोई लड़ाई हो जाती है, ठीक है, ए और बी के बीच में, तो सी इसका फायदा उठाता है। सी इसको क्या कहता है? ये तेरे को, बी जो है तेरे के बारे में ये बोल रहा था, गाली दे रहा था, फिर इसको कहेगा कि ए तेरे बारे में ऐसे करता। तो ये क्या है? यहाँ पे एंजाइम की या बायोकैटलिस्ट की भूमिका निभा, मतलब यहाँ पे कैटलिस्ट की भूमिका निभा रहा है। ये इनकी जो रिएक्शन हो रही है उसको बढ़ा रहा है, ये जो रिएक्शन हो रही है उसको बढ़ा रहा है, कि तेरे बारे में ये कह रहा है, वो तेरे बारे में ये कह रहा है, तो इनके बीच में जो रिएक्शन हो रही है वो बढ़ रही है, और ये क्या अनचेंज होता है। तो यहाँ पर एक लाइन आपकी बुक में नहीं लिखी है, लेकिन मैं बताता हूँ, एंजाइम जो होते हैं अनचेंज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। हमेशा क्या होता है एंजाइम जो नेचर होती है ये भी होती है कि ये जो होते हैं एंजाइम होते हैं रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं और अनचेंज रहते हैं। लास्ट में क्या होते हैं? ये खुद अनचेंज रहते हैं, इनमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता। वहाँ पे ये भी सी है, सी जो है ये अनचेंज रही है, लड़ा दोगे दोनों को, क्या इसका क्या बिगड़ने वाला है? ये दोनों माथे फोड़ लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार की बात इसमें होती है। अब जो बच्चों इसमें एक जो और इम्पोर्टेंट जो बात अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात करते हैं, इसमें अपन बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एंजाइम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक एक लाइन अपन को याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इससे नीट के अंदर तो पक्का ही क्वेश्चन इसमें आता है, और आपके भी कई बार 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब बात ये तो होगी एंजाइम की परिभाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे कैसे याद रखनी है बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एंजाइम। हिस्ट्री ऑफ एंजाइम, हिस्ट्री ऑफ एंजाइम की बात करें तो बच्चों हिस्ट्री ऑफ एंजाइम में क्या हो जाएगा? तो एंजाइम जो है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था एज बायोकैटलिस्ट, एंजाइम आइडेंटिफाई एज बायोकैटलिस्ट बाय बर्जीलियस, ठीक है। सबसे पहले किसने? बर्जीलियस ने किया था। एंजाइम वर
आइडेंटिफाइज एज, तो बच्चों जिसमें अपने एंजाइम वर्ड आइडेंटिफाइड एज बायोकैटलिस्ट बाय बर्जीलियस, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करें तो किसने, बर्जीलियस ने किया था, ठीक है, बर्जीलियस ने किया था। तो सबसे पहले अपन बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम बायोकैटलिस्ट के रूप में पहचान किसने दी थी, या आइडेंटिफाई पहचान किसने था, आइडेंटिफाई किसने किया था, बर्जीलियस ने किया था, ठीक है, बर्जीलियस ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार किसी कब किया था, 1835 के अंदर किया था, ठीक है, 1835 के अंदर किया था, 1835 के अंदर। तो इसके बाद दूसरी जो बात आती है इसके अंदर, एडवर्ड बुकनर first discovered the Zymes enzyme complex in yeast cell, ठीक है। ये था आपके एडवर्ड बुकनर। तो एडवर्ड बुकनर की बात करते हैं, एडवर्ड बुकनर ने सर्वप्रथम, है ना, जो जाइमेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, जाइमेज एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स है उसकी खोज की थी कहाँ, ईस्ट सेल के अंदर। किसके अंदर, ईस्ट सेल के अंदर। दूसरा जो आता है बच्चों, ईस्ट सेल के अंदर ना। तो ये हो गया। सबसे पहले अपन बात की भाई एंजाइम को आइडेंटिफाइड किसने किया था, बायोकैटलिस्ट, सबसे पहले बर्जीलियस ने 1835 के अंदर। उसके बाद बात करते हैं कि एडवर्ड बुकनर फर्स्ट डिस्कवर्ड द जाइमेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन द ईस्ट सेल, ठीक है। जो जाइमेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसको कहाँ पे, ईस्ट सेल के अंदर, ठीक है। जाइमेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जाइमेज एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स है, जाइमेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स की किसमें की थी, ईस्ट सेल के अंदर की थी। तीसरा आता है विली कूह ने, ठीक है, विली कूह ने फर्स्ट टाइम यूज्ड the term enzyme for fermentation solution of, जो विली कू ने था उसने सबसे पहले किया था, ठीक है, जो अपने बात करें फर्मेंटेशन यीस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले विली कू ने था जिसने 1878 के अंदर, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कब किया था, 1878 के अंदर सबसे पहले जो विली कू ने था फर्स्ट टाइम यूज द टर्म एंजाइम। सबसे पहले जो एंजाइम शब्द कई बार पूछा गया बच्चों नीट के अंदर, छोटी सी लाइन है लेकिन नीट के अंदर कई बार पूछी गई है, छोटी सी लाइन आपको दिख रही है लेकिन नीट के अंदर कई बार पूछी गई है, ठीक है। तो ये कई बार पूछी गई है इसलिए आपको याद रखना है ये, ठीक है। विलियम कून ने की बात करें फर्स्ट टाइम, विली कून ने फर्स्ट टाइम यूज द टर्म एंजाइम फॉर द फर्मेंटेशन। उसने क्या, जो फर्मेंटेशन जो प्रोसेस हो रही थी, जो ईस्ट सॉल्यूशन में अंदर फर्मेंटेशन जो प्रोसेस हो रही थी उसके लिए सर्वप्रथम जो वर्ड यूज किया था वो यूज किया था इसने किसके, एंजाइम शब्द का सबसे पहले। फिर बात करते हैं जेबी सुमनर, क्रिस्टलाइज प्योर फॉर्म ऑफ यूरिएज एंजाइम, ठीक है। जो यूरिएज जो एंजाइम होता है, ठीक है, अपन बात करते हैं कि प्योर फॉर्म किसने, जेबी सुमनर ने फर्स्ट टाइम कितना द प्योर फॉर्म ऑफ द जाइमेज एंजाइम, ठीक है। जाइमेज एंजाइम को प्योर फॉर्म के अंदर जो विशुद्ध रूप में क्रिस्टल विशुद्ध फॉर्म में प्राप्त किया, क्रिस्टलाइज द प्योर फॉर्म ऑफ द यूरिएज एंजाइम, मतलब क्रिस्टलाइज कर दिया था किसने, जेबी सुमनर ने। क्रिस्टल का मतलब जैसे अपने क्रिस्टल होते हैं, जो नमक के जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, क्रिस्टल बोलते हैं इनको, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इसका जेबी सुमनर ने सर्वप्रथम
जेबी सुमनर ने क्रिस्टलाइज किया था किसको, प्योर फॉर्म में, यूरेज एंजाइम जो प्योर फॉर्म होती है उसको क्रिस्टलाइज कर दिया था। ये भी एक बहुत बड़ा कार्य था जो 1926 के अंदर किया था ये, ठीक है। इसके बाद आता है जेबी सुमनर एंड नॉर्थरोप जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाई की इसकी जो नेचर होती है, केमिकल नेचर को आइडेंटिफाई किया। सुमनर एंड नॉर्थरोप identified the Sumner and Northrop identified the Sumner and Northrop identified the Sumner and Northrop identified the chemical nature of enzyme, chemical nature of enzyme केमिकल नेचर को होती है एंजाइम की, जो उसको बताया, और उसने एविडेंस एंड स्टेबलाइज द एविडेंस दैट एंड स्टेबलाइज एविडेंस दैट enzyme are made up of प्रोटीन। किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम किससे बने होते हैं, प्रोटीन। ये सबसे पहले किसने बताया, जेबी सुमनर, और जो आपके नॉर्थरोप था उन्होंने सबसे पहले ये स्टेबलाइज किया था, ये एविडेंस दिए थे इसके बारे में, या ये केमिकल नेचर के बारे में बताया। देखो, सुमनर नो तो आइडेंटिफाई केमिकल नेचर ऑफ द एंजाइम, केमिकल नेचर किस प्रकार की होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है, फैट होती है, सबसे पहले उन्होंने बताया, इसके बारे में एविडेंस भी दिया। एंड स्टेबलाइज एविडेंस दैट द एंजाइम आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन। तो सबसे पहले ये बहुत बड़ी खोज थी। इसके लिए यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, आपके आ जाएगी, ठीक है, या ऊपर लिख दूंगा ना, इसके लिए यहाँ लिख देता हूँ। इसके लिए क्या होगा, सुमनर एंड नॉर्थरोप एंड स्टैनले को शामिल किया। देखो, इनका जो सहयोगी था, ठीक है, उनको भी इसके साथ में लिया है। यहाँ पे तो आप दो ही नाम आए थे, ये सुमनर नॉर्थरोप, इनका जो एक सहयोगी था स्टैनले, तीनों को नोबेल प्राइज मिला था। कब, 1947 के 1947 के अंदर क्या मिला, तीनों को क्या नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज, अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज, ठीक है। अब देखो, अपने एक लाइन, छोटी सी लाइन दिख रही है, मैंने लिखी है कि नोबेल प्राइज से अवॉर्डेड किया, लेकिन इतना बड़ा कार्य था, फॉर हिज वर्क, फॉर देयर वर्क, ठीक है, फॉर देयर वर्क, ठीक है। और वर्क क्या था इनका, फॉर देयर वर्क, इनके कार्य के लिए। और इनका कार्य क्या था, केमिकल नेचर पता करना, किसकी, एंजाइम की। क्या केमिकल नेचर, प्रोटीन। तो इतना सा अपने एक लाइन लगती है, लेकिन नोबेल प्राइज मिला, इसका मतलब कितना बड़ा कार्य होगा, ये सोचिए आप, ठीक है। आप ये सोचिए कि कार्य कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो ये देखो, सुमनर एंड नॉर्थरोप ने क्या किया, सुमनर एंड नॉर्थरोप आइडेंटिफाइड केमिकल नेचर ऑफ द एंजाइम। सबसे पहले इन्होंने केमिकल नेचर को आइडेंटिफाई किया, और क्या बताया, स्टेबलाइज एविडेंस दैट एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम किससे बने होते हैं बच्चों, प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। एंजाइम किससे बने होते हैं बच्चों, प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, ये बताया उन्होंने। फिर इसके लिए क्या किया, सुमनर, नॉर्थरोप और स्टैनले, जो इनका एक सहयोगी और था, उसको तीनों को 1947 के 1947 के अंदर अवॉर्डेड बाय द नोबेल प्राइज, ठीक है। नोबेल प्राइज के लिए दिया गया, फॉर हिज वर्क या फॉर देयर वर्क रिलेटेड टू द प्रोटीन नेचर ऑफ द एंजाइम, ठीक है। जो उन्होंने बताया था कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन की प्रकृति के होते हैं, वो इसके लिए उनको क्या, एक नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो इसके बाद एक और आती है, यहाँ बात और आती है कि टी शेक एंड अल्टमान discovered a non-protein enzyme,
ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट। टी शेक एंड अल्टमान ने डिस्कवर्ड नॉन प्रोटीन एंजाइम। अपन ने क्या बात की थी कि सारे जो एंजाइम होते हैं प्रोटीन की प्रकृति होते हैं। ऑल ऑफ एंजाइम आर प्रोटीन नेचर। यहाँ डेफिनेशन में चल की सच ऑर्गेनिक सबस्टेंस विच आर प्रोटीन नेचर, डेफिनेशन में भी अपने प्रोटीन नेचर, बट एक सिंगल एंजाइम जो प्रोटीन की नेचर का नहीं होता है, नॉन प्रोटीन होता है। ठीक है, नॉन प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड राइबोजाइम। ये क्या है, राइबोजाइम। और जो राइबोजाइम होता है बच्चों, ये क्या होता है, आरएनए जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको कैटलिस्ट करता है। आरएनए जो मॉलिक्यूल होता है कैटलिस्ट करता है उसको। आरएनए मॉलिक्यूल क्या करता है, कैटलिस्ट करता है। आरएनए मॉलिक्यूल क्या करता है, कैटलिस्ट करता है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर होगी है कि देखो, एक जो टी शेक और अल्टमान ने एक लास्ट लाइन जो आपकी हिस्ट्री में दे रखी है, टी शेक एंड अल्टमान डिस्कवर्ड नॉन प्रोटीन एंजाइम। ठीक है, नॉन प्रोटीन एंजाइम उसकी भी डिस्कवरी की थी, और नॉन प्रोटीन एंजाइम कौन था, राइबोजाइम था। और राइबोजाइम जो होता है वो क्या करता है, आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कैटलिस्ट करता है, मतलब आरएनए जो रिलेटेड जो फंक्शन उनको कैटलिस्ट करता है। तो यहाँ पर बच्चों आज के क्लास में अपन क्या क्या डिस्कस किया, एक तो डेफिनेशन की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वेट मत करना आपके कब सर बोले कब टेस्ट लें, आपको ये एंजाइम की जो डेफिनेशन है आपको याद होनी चाहिए टिप्स पे। ठीक है, पहली बात बिल्कुल इजी डेफिनेशन है। दूसरी बात, अपन ने की हिस्ट्री की बात की, सबसे पहले इसकी पहचान बर्जिलियस ने की। एडवर्ड बुकनर ने जो जाइमेज एंजाइम का जो क्रिस्टल था उसको कॉम्प्लेक्स का उसको पता किया। उसके बाद विलियम कूने ने उसका नाम सर्वप्रथम जो एंजाइम नाम वर्ड्स गिवन बाय विलियम कूने। उसका जेबी सुमनर ने बात की थी, उसको क्रिस्टल रूप में इसको यूरियज एंजाइम पता किया था। उसके बाद सुमनर नॉर्थरोप ने क्या आइडेंटिफाई किया था, आइडेंटिफाई गिव द एविडेंस दैट द एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। उसके लिए क्या कहा था 1947 के अंदर, 1947 के अंदर जेबी सुमनर, नॉर्थरोप एंड स्टैनले अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क, या फॉर देयर वर्क रिलेटेड टू द केमिकल नेचर ऑफ द एंजाइम। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि एक लास्ट में लाइन आती है, टी शेक और अल्टमान आल्सो डिस्कवर्ड ए नॉन प्रोटीनस एंजाइम। ठीक है, दिस इज द राइबोजाइम। राइबोजाइम यूज इन या कैटेलाइज द आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, कैटेलाइज मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए। ठीक है, टी शेक और अल्टमान ने डिस्कवर किया जो राइबोजाइम है जो नॉन प्रोटीनस एंजाइम होता है। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर इतना बहुत है। इसके बाद अगला जो आता है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम जो बड़ा था वो आज के कक्षा में डिस्कस नहीं कर पाते, जो आगे से एक अलग से वीडियो लेक्चर उसमें बना के डालेंगे। तो ये हिस्ट्री है एंजाइम की, बिल्कुल ईजी है। देखो बच्चों, है ना, आइडेंटिफाई बाय कैटलिस्ट बाय बर्जिलियस। ठीक है ना, 1835 के अंदर। उसके बाद एडवर्ड बुकनर था, उसने डिस्कवर जाइमेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, उसको ईस्ट शेयर करना, जिसके विलियम कूने वाज फर्स्ट यूज द टर्म एंजाइम। ठीक है, किसके लिए, फर्मेंटेड सॉल्यूशन ऑफ ईस्ट के लिए उसने यूज किया था ये शब्द 1878 के अंदर। उसके बाद जेबी सुमनर नॉर्थरोप वाज फर्स्ट यूरेज एंजाइम जो होता है उसको क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किया था, क्रिस्टलाइज किया था। उसके बाद सुमनर नॉर्थरोप आइडेंटिफाई द केमिकल नेचर ऑफ द एंजाइम एंड दैट द एंजाइम मेड अप ऑफ द प्रोटीन। उसके बाद बात करें इसके लिए उनको दोनों को अवार्ड मिला था। ठीक है, इसके बाद जो अल्टमान और शेख ने जो एक नॉन प्रोटीन एंजाइम की खोज की थी उसका नाम क्या था, राइबोजाइम। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में इतना बहुत है।